सुप्रिय दोस्तों, आप सभी को उद्यन आइस्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो 68 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नावली से रिलेटेड है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत एक महत्वपूर्ण सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। अर्थात आप लोगों ने भी एग्जाम्स दिए होंगे 69 बीपीएससी के, उसमें बहुत लोग सक्सेसफुल भी हुए होंगे, बहुत लोग उसमें से अनसक्सेसफुल भी रहे होंगे। सो आपको डरने की बात नहीं है, आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है यहाँ पे। चलिए इसी सार को लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स में जो पूछा गया था, आप उसको अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करिए। ये ऑप्टिक्स की क्वेश्चंस हैं और ये इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चंस पे पुनः आऊँगा। सो इस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके सामने एक कन्वर्जिंग लेंस लिया हूँ। तो इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हूँ तो आप जानते हैं कि रेज पैरेलल इंसिडेंट करेगी लेंस पे, और ये फोकस होते हुए दिख रहे हैं मुझे पॉइंट एफ पे। सो ये फोकस हो गए। सो इंटरेस्टिंग बात लेंस और मिरर वाले कॉन्सेप्ट में ये रहती है कि ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ रेज कन्वर्जिंग पे। सो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि मैं इस डायग्राम में आपको 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रेज को इंडिकेट किया हूँ। अगर 7 रेज के इक्विवेलेंट ब्राइटनेस को मैंने एज्यूम किया हूँ वो B1 के इक्वल है। इट मीन्स डेट अगर मेरी रेज इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो हमारे ब्राइटनेस इंक्रीज होंगे और डिक्रीज होंगे। तो मैं B2 और B3 यहाँ पे ब्राइटनेस दिखा रहा हूँ। B2 ब्राइटनेस इमेज की तब है जब मैंने रेज को इंक्रीज किया। इट मीन्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि B2 ग्रेटर देन B1 होगा। और सेकेंड, मैंने रेज को डिक्रीज किया तो ये इंडिकेट करेगा कि आपका B3 ब्राइटनेस ऑफ इमेज होगा वो लेस देन होगा B1। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते आपको लेके चलना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 7 रेज में से कुछ रेज को ब्लॉक करने वाला हूँ। तो मैंने फर्स्ट एज्यूम किया कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे पेंटिंग कर दिया। अब ये ब्लैक कलर क्या करेंगे, इस रेज को पास होने नहीं देंगे, मतलब ये रेज नंबर 2 ब्लॉक हो गए। ये इस रेज से रिफ्रैक्ट होके F2 पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए मुझे नहीं दिखेगा। इसी तरह से मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने एक और रेज यहाँ पे 6 को मैंने ब्लॉक करने की कोशिश की, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक पेंटिंग कर दिया। इट मीन्स डेट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जब B1 था तो B1 के टाइम पे आपके पास 7 रेज थे, और अभी मैं B3 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें मैंने 2 रेज को ब्लॉक कर दिया हूँ। मतलब अब यहाँ पे 5 रेज के इक्विवेलेंट ब्राइटनेस होंगे और यहाँ पे हमारे पास 7 रेज के इक्विवेलेंट ब्राइटनेस है, और ये B2 जो होंगे मोर देन 7 रेज के ब्राइटनेस के इक्वल होंगे। सो ये बेसिक फंडामेंटल है। इसी को देखते हुए मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और इसमें ये बताया गया कि काले रंग की पट्टी उस कन्वेक्स लेंस पे डाला गया है। तो सेम एग्जाम्पल जो मैंने पीछे डिस्कस किया उससे रिलेटेड ही है। और इमेज का फॉर्मेशन हमेशा याद रखिए, मिनिमम 2 रेज से भी फॉर्म हो सकता है। तो एक टॉप का रेज चाहिए, एक बॉटम का रेज चाहिए, तो कंप्लीट इमेज बनेगी। उसके ब्राइटनेस डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रेज कितने वहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि इमेज तो हॉर्स का ही बनने वाला है, बट वो लेस ब्राइट होगा या मोर ब्राइट होगा वो डिपेंड करने वाले उसके नंबर ऑफ रेज पे। तो मैंने काले रंग की पट्टी यहाँ पे लगा दी है, इसका मतलब वो क्या करने वाले, रेज को ब्लॉक करने वाले हैं। तो काफ़ी कम रेज वहाँ पे कन्वर्ज होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा हॉर्स का इमेज बनेगा। तो हॉर्स यहाँ पे, हॉर्स यहाँ पे है फर्स्ट A and C ऑप्शन में। B तो बिल्कुल ही गलत हो गया। और A और C में देखिए तो हमारे हॉर्स का कंप्लीट इमेज बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पे टॉप और बॉटम का रेज मुझे ईजिली मिल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा A ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कंप्लीट हॉर्स मिलेगा। बट लेस ब्राइटनेस क्यों है, क्योंकि कुछ रेज ब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक होने से उसके ब्राइटनेस पे इफेक्ट करेगा। सो अपना ऑप्शन A करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ध्वनि से साउंड से लिया गया क्वेश्चन है। तो साउंड के ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस में पूछा गया है वो सिरियलनेस ऑफ द साउंड के बारे में पूछा गया है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों मैं कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखो। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो लाउडनेस ऑफ साउंड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एम्पलीट्यूड के। आपके एम्पलीट्यूड इंक्रीज होंगे तो लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज होने वाले हैं।
इट मीन्स यहाँ पे लाउडनेस तो पूछा नहीं है, मुझे तीक्ष्णता पूछा है। तो तीक्ष्णता या श्रिलनेस किस पे डिपेंड करते हैं बच्चे? तो मैंने यहाँ पे देखिए इसके रिलेटेड कुछ छोटे से थ्योरी इंक्लूड किया हूँ। ये डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली पिच ऑफ द साउंड, और साउंड की पिच किस पे डिपेंड करते हैं? हाई पिच मीन्स इट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट बी हाई, सो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में कोरिलेट करोगे कि श्रिलनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पिच, और पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आप इन दोनों इक्वेशन को कोरिलेट करोगे तो आप बोल सकते हो कि ये डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। सो एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस थे और आप इस पे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, इसमें कोई भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है। तो आप इस ऑप्शन में देखिए कहीं पे आपको फ्रीक्वेंसी दिख रहा है क्या? ए फर्स्ट बेग, बेग तो नहीं होंगे। सेकंड क्या बोला बच्चे? ध्वनि ऑफ द आयम, ये भी नहीं होंगे। ध्वनि ऑफ द तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ, वेवलेंथ भी नहीं होंगे। इसका मतलब इसमें से इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करने वाले हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है। पहले मैं वन बाय वन एक ही कॉन्सेप्ट ऑप्शन से लेता हूँ, उसको डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे बैक आता हूँ। पहले एक बार इस क्वेश्चन को सही से आप रीड कर लो। उसने पूछा है कि वो कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो मोस्ट सूटेबल है डिजिटल एप्लीकेशन के लिए। ऐसे आप देखोगे कि ये तीनों के तीनों डिजिटल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, लेकिन उसमें से मोस्ट पूछा गया है। इसका मतलब मुझे इसके वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको हाउ फोटोवोल्टिक सेल वर्क्स, इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एक रॉ डायग्राम दिखाया हूँ। सो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? फोटोवोल्टिक, फोटो मीन्स मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था, फोटो रिलेटेड टू द लाइट। तो लाइट क्या कराने वाले हम? एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पे इंसिडेंट करवाने वाले हैं, और ये लाइट इंसिडेंट कराने से क्या होंगे? मुझे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस ऑब्जर्व होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस क्या करेंगे? करंट का कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होंगे एंड होल्स, ये जो फ्री होने वाले हैं स्टूडेंट, ये क्या करने वाले हैं? ये हमें करंट जनरेट करके देने वाले हैं। एक तो कंडक्शन करंट देने वाले, दूसरा डिफ्यूजन करंट देने वाले हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चे? यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल का कंट्रीब्यूशन से नेट करंट बनने वाला है, और इसको इस परिपथ को आप कंप्लीट कर दीजिए, इस सर्किट को आप कंप्लीट कर दे विद द हेल्प ऑफ लोड के फॉर्म में यहाँ पे एक लाइट बल्ब लगाया हूँ। तो इससे क्या होंगे? ये परिपथ कंप्लीट हो गए, क्लोज सर्किट बन गए। तो यहाँ से आपको इस करंट के फ्लो की वजह से लाइट बल्ब आपको ग्लो करते हुए दिखेगा। सो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे है कि हम लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने वाले? पीवी सेल से लाइट एनर्जी को हम कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। आई थिंक आप इस पे समझ गए। इसके कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखिए। एंटी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कोटिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? क्योंकि ये कम रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेंगे तो ज़्यादा फ्री हो सकते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग करते हैं। सो फर्स्ट में यहाँ पे मुझे ये पता चला कि यहाँ से लाइट जनरेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। बट मोस्ट सूटेबल की बात क्या है? मतलब यहाँ पे इसकी यूज हो सकती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डीसी वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट कि फोटो डायोड्स में क्या होता है। तो फोटो डायोड, सबसे पहले आपको डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझना पड़ेगा। एक पी टैप और एक एन टैप। आप डायोड को क्या करिए, आप इसको ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के बाद आप देखिएगा कि जब हम लाइट एनर्जी को इसके डिप्लेशन लेयर पे हम लोग इंसिडेंट करवाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये डायोड है इसको हम लोग किस बाइसिंग में, किस कंडीशन में यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एक पता आपको फॉरवर्ड बाइस होता है एंड रिवर्स बाइस होता है। तो डिप्लेशन लेयर का जो ये लेंथ है, ये लेंथ कब ज़्यादा होगा बच्चे? तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। तो फॉरवर्ड बाइस के केस में क्या होता है बच्चे? फॉरवर्ड वाइज के केस में आपका डिफ्लेशन लेयर स्मॉल होते हैं। अगर स्मॉल लेंथ है तो हम यहाँ पे ज़्यादा लाइट को इंसिडेंट नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब इसके लिए जो बेस्ट कंडीशन है यूज करने का वो रिवर्स वाइज है। रिवर्स वाइज के केस में आपका डिप्लेशन लेयर लार्ज होंगे, डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होते हैं, इसके लेंथ लार्ज होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी वो क्या कर सकते हैं? गेन कर सकते हैं। तो इस डिप्लेशन लेयर में मोस्टली होते क्या बच्चे? इलेक्ट्रॉन होल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स यहाँ पे कोलिजन्स करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद मुझे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी पर मिलती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे और एक सर्किट कंप्लीट करेंगे तो मुझे करंट मुझे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि इस सर्किट के हेल्प से हम लोग करंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे शो किया गया डायग्राम में। तो यहाँ पे भी लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया गया बच्चे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में।
सो इस पीएन जंक्शन डायोड का भी हम लोग यूज करते हैं। मैंने इसके कुछ एप्लीकेशन को नीचे इंडिकेट किया हूँ। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि फोटो डायोड का यूज कहाँ पे किया जाता है बच्चे, स्मोक डिटेक्टर में किया जाता है, सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है, बहुत सारे मेडिकल ऑपरेटर्स में भी यूज होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है बच्चे, वो उसको सोलर सेल एंड लॉजिक सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो लॉजिक सर्किट अगेन एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे भी इसकी यूज अच्छी खासी होती है। बट क्वेश्चंस में मोस्ट सूटेबल बोला गया है, तो मोस्ट सूटेबल के केस में आप यहाँ पे देखो। सो आपके पास हो गए फोटो डायोड्स, आपके पास फोटोवोल्टिक सेल्स। फोटो इमीटर का मतलब क्या होता है बच्चे, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जाने होंगे तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि उस केस में क्या होते हैं, फोटो इमीटर के केस में, कि ये भी आपके लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने वाला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस होने वाले हैं वो फोटोवोल्टिक सेल के होते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन बी के साथ इसमें जाएंगे। तीनों की जो होते हैं, मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा किस में यूज है, कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो वो फोटोवोल्टिक सेल होंगे। तो इस मोस्ट की वजह से हम लोग ऑप्शन बी पे जा रहे हैं। अगर वो सूटेबल पूछता तो बी कंसिडर्ड ए बी सी तीनों होने वाले हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। आप इसको एक बार पॉज करके इसके अच्छे से एक बार इस वीडियोस को समझिएगा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, अगेन ये क्वेश्चंस आप देख सकते हैं मैकेनिक्स पार्ट के हैं और क्वेश्चंस रिलेटेड है फ्रिक्शन के। ये सिंपल भी क्वेश्चन है बट सेम टाइम ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस को समझने से पहले आप इस क्वेश्चंस को एक बार बारीकी से स्टडी कर लीजिए। सो यहाँ पे दिए गए हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ड्रैग फोर्स के बारे में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ड्रैग फोर्स क्या होता है बच्चे, ड्रैग फोर्स ड्यू टू एयर, कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगते हैं वो ड्रैग फोर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बॉल बेयरिंग क्या होता है और ये स्टैटिक फ्रिक्शंस को किस में कन्वर्ट करने वाले, इसको देखते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्टैटिक फ्रिक्शंस का क्या रोल होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शंस हमें रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही इसको रखने की ट्राई करता है। तो अगर आप कोई फोर्स F आपने लगाया और ये एक्सटर्नल फोर्स है, मैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से इस पर अप्लाई कर रहा हूँ और इस सरफेस की कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है। तो F की एक लिमिट वैल्यू होती है और इस वैल्यू से अगर ग्रेटर देन आप लगाते हैं तभी जाके ये ब्लॉक मूव करने वाले। तो आप बोल सकते हैं कि फोर्स की मिनिमम वैल्यू म्यू इंटू इसके नॉर्मल रिएक्शन, जो इस केस में mg के बराबर होने वाले। इससे ज़्यादा फोर्स लगेगा तभी मूव करने वाले। बट इस क्वेश्चन में देखिए, इस स्टैटिक फ्रिक्शन में इस कॉन्सेप्ट का यूज किस सेंस में किया जा रहा है, तो रोलिंग के सेंस में किया जा रहा है। तो उस रोलिंग फ्रिक्शन को समझने से पहले एक मैं इस चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया हूँ उसको समझा देता हूँ। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है, देख सकते हैं आप, इट अपोजेज द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट काम है कि दो कॉन्टैक्ट सरफेस होना चाहिए और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेंगे। अच्छा, बॉल बेयरिंग का क्या यूज है, तो बॉल बेयरिंग यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो आप इसके मोटिव को समझ गए हैं कि बॉल बेयरिंग किसके लिए यूज करते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एंड बॉल बेयरिंग कहाँ का यूज होता है, देख सकते हैं आप लोग, साइकिल, स्कूटर्स, इन सब चीज़ों में उनके व्हील्स में यूज करते हैं। सो यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं और ये किस चीज़ पे काम करता है इस बार आप इसको देख सकते हैं। तो ये मेटल के, स्टील के जो छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, इसका ही फंक्शन होता है, वो क्या करते हैं, उसके फ्रिक्शंस को रिड्यूस करते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शंस का बेसिक यहाँ पे यूज क्या है, तो आप ये समझिए कि कोएफिशिएंट ऑफ μs इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, μk इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और μr इज कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। अब प्रैक्टिकली देखोगे इसके डाटा के हिसाब से, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शंस। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इट इज स्मॉल देन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉल बेयरिंग रोलिंग फ्रिक्शन पे काम करता है और ये स्टैटिक फ्रिक्शंस को रिड्यूस करता है। तो यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे फ्रिक्शंस कम हो जाएंगे और बॉल बेयरिंग का काम ही यही है कि हमें क्या करना है, फ्रिक्शंस को रिड्यूस करना है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए। मैं फिर से एक बार इसको एक लाइन में समझा देता हूँ कि बॉल बेयरिंग का यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी जाके उसके फ्रिक्शंस कम होने वाले। तो दैट वाइज का ऑप्शंस क्या होने वाले, ऑप्शंस ए होने वाले। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। ओके, सो इस क्वेश्चंस को समझिए। इस क्वेश्चंस
जो ये रिलेटेड है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है। आप क्वेश्चंस को बारीकी से स्टडी करिए, देन इसके ऑप्शंस को काफी ध्यान से आपको एक एक ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, अगर आपको बेसिक चीजें थोड़ी सी याद हो तो आप यहाँ पे उसको डायरेक्ट कोरिलेट कर सकते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं कि बच्चे जो अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये बेसिक डिफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ पे। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चे कि डेल्टा पी जो होंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डेल्टा टी होंगे, हम ये बता सकते हैं। सो आप इन चारों ऑप्शन को कर देखिए तो बोला क्या गया है, फर्स्ट डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, हम इसको रखते हैं, होल्ड करते हैं। एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द वॉल। ओके, तो लार्ज फोर्स कब अप्लाई होगा बच्चे, जब आपके पास क्या होना चाहिए, एफ इंटू डेल्टा टी। तो लार्ज फोर्स अप्लाई तभी होगा जब आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इन दिस केस में आपके फोर्स लार्ज होने की संभावना है, तो आपके टाइम इंटरवल स्मॉल होना चाहिए। तो आप क्वेश्चंस को रीड करिए। पुल्स इज हैंड्स बोला है, मतलब वो अपने हैंड को पीछे कर रहा है। तो हैंड को पीछे करने का मतलब पहले ये इस पोजीशन पे मान लीजिए बॉल को कैच कर रहा था, अब वो हैंड को पीछे करेगा, मतलब इस बॉल को अभी कैच करने वाला यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या होगा, इसने अपने टाइम ड्यूरेशन को क्या कर दिया, इंक्रीज करवा दिया है। अब टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो आप यहाँ पे देखो टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा तो उस इंटरवल में आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होने वाले, डिक्रीज होने वाले। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये तो होने वाला नहीं, क्योंकि लार्ज फोर्स तो लगेंगे नहीं, टाइम इंटरवल बढ़ गया तो स्मॉल फोर्स लगने वाले। इंक्रीज द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल इन द हैंड, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होने वाले बच्चे, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या करने वाले, वो डिक्रीज करवाने वाले। तो हम ऑप्शन ए के साथ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following positively charged particle emitted by the radioactive element? ओके, सो आप इंटरेस्टिंग चीज देखोगे कि आप एटॉमिक जो आपके मॉडर्न टेबल है उसमें आपको पता होगा कि ग्रेटर देन 80 एटॉमिक नंबर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चे, रेडियो एक्टिव डीके करते हैं। तो रेडियो एक्टिव डीके में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स का इमिशन होता है। उसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स ये सब होते हैं। तो हम पहले समझते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली होता क्या बच्चे, अल्फा पार्टिकल एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। और हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, हीलियम He, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो इसको अगर हीलियम न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसको चेक करो, ये इसके न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पे 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए, और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने वाले बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। तो हीलियम न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया बच्चे कि आपको इस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ से इमिशन होने वाले। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप बाहर निकाल दो तो ये इसके पास क्या बच गया, बस ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये और ये न्यूक्लियस हो गया किसका, हीलियम का, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो इस पे बचा क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज इससे बाहर निकल चुके एटम से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे 2 ही। तो ये कैसे चार्ज हो गए बच्चे, ये पॉजिटिवली चार्ज, मतलब अल्फा पार्टिकल मेरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए गए यहाँ पे, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हो गए। देन नेक्स्ट क्या बच्चे, बीटा डीके। तो बीटा डीके बेसिकली क्या होता है बच्चे, एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डीके कर रहा है और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इससे बाहर निकल रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बीटा डीके बोलते हैं। बीटा डीके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह के होते हैं, वो हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले बीटा डीके मतलब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज होते हैं बच्चे, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इट मीन्स बीटा पार्टिकल क्या होगा, निगेटिवली चार्ज हो गए। और गामा डीके में क्या होता है, गामा पार्टिकल में कोई चार्ज नहीं होता, ये जस्ट एक रेडिएशन है। इट मीन्स इस पे ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो आप ऑप्शंस पे मूव करो और इसको देखो। तो आपसे पूछा गया है बच्चे क्या, रेडियो एक्टिव जो पॉजिटिवली चार्ज हो, तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन क्या होने वाला, अल्फा रेज होने वाला है, अल्फा पार्टिकल होने वाला। तो क्वेश्चन 11 आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अच्छा, इसको ये क्वेश्चन देखिए, अगेन गेम इट इज कम फ्रॉम मैकेनिक्स सेक्शन में। आप देख सकते हैं कि इस 69 बीपीएससी में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आए थे, एंड 68 बीपीएससी जो करंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम इसकी बेसिक थ्योरी को पहले समझते हैं, और आप पॉज करके एक बार इस क्वेश्चंस को सही से देख लीजिए। इनके चारों ऑप्शंस को बारीकी से देखिए, फिर हम इसके थ्योरीज को लेते हैं। तो थ्योरीज समझने के बाद फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे कि किसी भी पार्टिकल्स को अगर सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है तो एक रियल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना चाहिए। रियल फोर्स का मतलब क्या हो गया बच्चे कि रियल फोर्स मतलब
आपको हो सकता है जैसे टेंशन फोर्स के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्मल फोर्स, बिकॉज ये रियली में उस ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होते हैं। नॉर्मल फोर्स हो गया, दिस फ्रिक्शन फोर्स होगा, दिस फोर्सेज आर कॉल्ड रियल फोर्स। तो रियल फोर्स मस्ट बी एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, और ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लगते हैं, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। द रियल फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर इफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इस डायग्राम में अच्छे से समझिए, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा चुका हूँ। सो इस केस में देखिए जो रेड कलर का जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये देखिए टुवर्ड्स द सेंटर है, दैट ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। और यहाँ पे ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे एक और कंक्लूजन में आपको बता सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। गॉट इट? यहाँ तक आप समझ गए। सो आप इसको समझिए, क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज ए रियल फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल के बारे में पूछा गया है। तो हम ऑप्शंस पे आते हैं। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, नो इंडिपेंडेंट होते हैं, इट डिपेंड्स करते बच्चे वेलोसिटी पे, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, तो इंडिपेंडेंट नहीं होते। सेकंड देखते कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, यस, तो सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए ये फोर्स नेसेसरी होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था, इसका मतलब बी तो कंप्लीट चाहिए। सी को भी हम लोग देख सकते हैं, फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ना ये कब पॉसिबल हो सकता है बच्चे स्ट्रेट लाइन में मूव करने का, जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाए, तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इट विल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन। आप कह सकते हैं टेंजेंशियली मूव करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे? बी सही होगा। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आपके पास बेसिक्स पता होने से सेंट्रीपिटल फोर्स के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स इन फ्रिक्शनल फोर्स। सो आपको 11th की फिजिक्स में एक फंडामेंटल चीज आपने स्टडी किया होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बच्चे, आप इसको समझिए। सो बोलता है तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ऑल द फोर्सेस इट इंक्लूड्स रियल फोर्सेस प्लस इमेजिनरी फोर्सेस, ऑल फोर्सेस हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। और इसको और सेग्रीगेट करिएगा बच्चे, तो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स प्लस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आप इसको और डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको बोल सकते हैं बच्चे कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सब आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे बोला गया कौन सा बच्चे? फ्रिक्शनल फोर्स। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रिक्शनल फोर्स किस फॉर्म के फोर्सेस है। तो मैं जानता हूं कि ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, यस कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ओके। और ये कंजर्वेटिव का नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि इन फोर्सेस का योगदान क्या है इस वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो अगर ये फोर्स इधर एक्ट हो रहे हैं तो इसकी वजह से जो वर्क हुआ होगा वो डेफिनेटली इसके राइट साइड में किस में चेंज किए होंगे? काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए होंगे, तभी जाकर डेल्टा के राइट साइड में दिख रहा है। तो आप इसमें से क्या बोल सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किसके चेंज में पार्टिसिपेट करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम? ये करने वाले हैं हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी के फॉर्म में और समझने के लिए ये समझिए कि जो ये वर्क डन हुआ है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया, और ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में के फॉर्म में गया है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहीं पे समझिए, तो ये वर्क डन का जो रेट होगा वो किस फॉर्म में मुझे दिखने वाला? हीट के फॉर्म में दिखने वाला, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स का कंट्रीब्यूशन एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ही होता है कि इट विल लूज सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये लॉस करते कुछ एनर्जी किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में करते हैं। और ये आप कहाँ से प्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम का जो मॉडिफाइड फॉर्म है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो जब फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होते तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि इसके कुछ जो एनर्जी होते हैं वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ से कि आपका ऑप्शन ये होगा। मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में समझाया हूँ, आप एक बार इसको दोबारा देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, A bus is moving along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly. The passenger sitting on the bus. ओके, ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे किससे बच्चे? लॉ ऑफ इनर्शिया से।
अगर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया के तीनों फॉर्म अच्छे से याद होगा तो आप समझ सकते हैं। तो इनर्शिया एट रेस्ट फर्स्ट हो गया, इनर्शिया एट मोशन सेकंड हो गया, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन थर्ड हो गया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बोला गया बच्चे, उसने टर्न लिया है। टर्न लेने का मतलब अगर वो इस डायरेक्शन में बस मूव कर रहे थे, वो अचानक से राइट टर्न ले लिया, राइट साइड में टर्न ले लिया, तो इस साइड मूव कर गए। तो राइट टर्न लेने के मतलब यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस वर्क करने वाला, क्योंकि डायरेक्शन में चेंजेस हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस क्या बोलता है कि वो जिस स्टेट में पहले था उसमें वो चेंज होने के लिए नहीं देना चाहता है। तो अगर वो राइट साइड में टर्न हुआ तो उसके जस्ट 1 मिनट, अगर वो राइट साइड में मूव हुआ तो उसमें जो सीटिंग जो पर्सन है, जो पैसेंजर्स है, उस पर वो फोर्स किधर एक्ट होगा, तो वो उसको उसके लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो आप ये समझ सकते हैं, आप इसको फिजिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देख सकिए यहाँ पे आपके ऑप्शन के हिसाब से कि अगर वो राइट मूव किया है तो किधर मूव करना चाहिए, लेफ्ट साइड में मूव करना चाहिए। तो बेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, फर्स्ट तो राइट में बोला है, तो राइट में तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो किधर जाना चाह रहा था बच्चे, स्ट्रेट जाना चाह रहा था। तो इनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट ही जाना चाहता था, बट यहाँ पे डायरेक्शन में चेंजेस हुए, तो अगर ये राइट मूव किए तो ये लेफ्ट साइड में मूव करने का ट्राई करेगा। इसके थ्योरी में इन्हें कुछ हेल्प के लिए आपको डाला हूँ, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बोला कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चे, अ बॉडी एबिलिटी टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ इट्स मोशन डायरेक्शन। सो इसके लिए समझने से पहले देखिए यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल भी दिया गया, पैसेंजर के रिलेटेड है। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, मैं एक बार ऐसे डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, और इस एग्जाम्पल्स को भी एक बार रीड करिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो देखिए ये क्वेश्चन अगेन आपको देखेंगे एक्वाटिक्स से लिया गया, साउंड वाले चैप्टर से लिया गया, और साउंड वाले चैप्टर्स में आपने स्टडी किया होगा क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, और उसके साथ साथ हमने स्टडी किया था बच्चे आपको स्ट्रिंग के बारे में, और आपने ट्रांसवर्स वेव इन केस ऑफ स्ट्रिंग में भी हमने स्टडी किया था, स्ट्रिंग में बोथ एंड क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज। तो वो कॉन्सेप्ट अगर फंडामेंटल आपको थोड़ा सा पता है तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो आपकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द टेंशन। अगर आपको बेसिक चीज़ पता हो तो अंडर रूट टेंशन पे डिपेंड करता है, और ना भी पता हो तो आप ये समझो कि स्ट्रिंग को आप जितना टाइट करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन को मैं एक फॉर्मूले के हिसाब से आपको समझाने क्वेश्चन को, फ्रीक्वेंसी होता है NV/12, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर जो साइंस बैकग्राउंड के उनको ये आसानी से पता होगा। तो भी क्या होता है बच्चे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स, वो होता है टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। आप देख सकते हैं टेंशन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो साइंस बैकग्राउंड वाले इसको आसानी से कोरिलेट कर सकते हैं, बट अदर देन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसको ऐसे समझिए कि स्ट्रिंग को हम जितना टाइट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में उतने चेंज होने वाले हैं। अंडरस्टूड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करिए। तो आपसे बोला है कि जो सितार वादक होते हैं वो तनाव के समय कोशिश करते हैं कि स्ट्रिंग को एक कोशिश करने की उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? उस ड्यूरेशन में जो म्यूजिकल कंसर्ट होता है वो स्ट्रिंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो उसके आसपास में और भी यंत्र है जिनके यूज करने वाले अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करवा सके। एकदम साधारण सा कॉन्सेप्ट है। वो फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस करवाना चाहते हैं जिससे उसकी क्या हो बच्चे, इंटेंसिटी अच्छी हो। तो आप डायरेक्ट इसमें जा सकते हैं कि ऑप्शन एक करेक्ट होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, आपको बस फंडामेंटल्स इसकी पता होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये सेशंस काफ़ी लाभदायक होगा, आपने इसे एंजॉय करेंगे। और इवन दो आप हर क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार उसे पॉज करिए, उस क्वेश्चन को सही से रीड करिए। मैंने जो थ्योरी समझाया आप उसको एक बार अच्छे से समझिए, उसको रिकॉल करिए, देन फिर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सो थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए नेक्स्ट 67 बीपीएससी का फिजिक्स के सेशन को लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।